हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे 8 का हिंदी का पार्ट। ठीक है, भाग सेकंड करेंगे हिंदी का और ये है प्रैक्टिस सेट 8। ठीक है, इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं और इसमें मैंने फर्स्ट जो भाग था वो भी मैंने करा दिया है, जो मनोविज्ञान वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है, पहले की वीडियो अवश्य देख लें। अगर आप इसके अलावा यूपी टेट के अलावा और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हिस्ट्री और सिविक्स में अच्छी तरीके से पढ़ाती हूँ, चाहे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आने वाली है, आईएएस पीसीएस किसी के लिए भी हिस्ट्री और जो है सिविक्स के क्वेश्चन बहुत अनिवार्य होते हैं। तो आप पहले की वीडियो अवश्य देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाएं और पहले की वीडियो देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है और 23 जनवरी को एग्जाम है आपका यूपी टेट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का। द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, पक्षी, दांत, ये सभी। और 31 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, क्योंकि ये सभी होते हैं द्विज। ठीक है, ये सभी जो है द्विज के अर्थ होते हैं। ठीक है, और ये इसके अनेकार्थक शब्द हैं ये द्विज शब्द के। ठीक है, जैसे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो वही है। नेक्स्ट है 32। रज्जू शब्द का हिंदी में अर्थ है घोड़ा, मछली, रस्सी, मेढक। और 32 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, क्या है इसका? रज्जू का रस्सी हिंदी में अर्थ। ठीक है, 33 क्वेश्चन है जामुन का तत्सम रूप पूछा है। जामुन, यामुन, जम्बू, यामुन। तो तत्सम रूप क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, जम्बू। जामुन का जो तत्सम रूप है, जो संस्कृत रूप है इसका 33 का, ये है जम्बू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल शब्द का तत्सम रूप है। नारियल का बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नरिकेल, नरिकेला, नारिकेली या नारिकेल, या पीसेस वगैरह के एग्जाम में भी मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है, सेकंड पेपर जो होता है पीसेस का। और 34 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नारिकेल कहते हैं इसे। नारियल को तत्सम रूप जो है इसका क्या है? संस्कृत भाषा वाला नारिकेल। ठीक है, गृध शब्द का तद्भव रूप, ये तद्भव यानी देशज जो भाषा होती है वो पूछा है। गृध का गध, गिधना, गिधी, गीध। और 35 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, ये हो जाएगा गीध। ठीक है, 34 का क्या हो जाएगा? गीध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है निकपट। और 36 क्वेश्चन है ये। ठीक है, 36 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 36 का 1। ठीक है, निकपट ही यही राइट हो जाएगा इसका। निधन कपट यानी निष्कपट। 37 क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 है अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष या अपेक्षित। ठीक है, अपेक्षा का, और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अपेक्षित। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या हो जाएगा? अपेक्षित, यानी हम जिससे किसी बात के लिए या किसी कार्य के लिए जिससे अपेक्षा की जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? अपेक्षित हो जाएगा, जो विशेषण रूप है। ठीक है, नेक्स्ट है 38 का निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित। तो हमारा इसमें जो 38 क्वेश्चन है उसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अनुग्रहित इस तरीके से लिखा जाता है, अनुग्रहित। ठीक है, उसके बाद है 39 क्वेश्चन अभ्यागत। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है पूछा है? अभ्यागत। ठीक है, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। 39 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। अभ्यागत में हो जाएगा अभी। ठीक है, उपसर्ग है ये तो अभी। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, जो प्रत्यय लगता है बाद में लगता है, रमणीय। ठीक है, तो ये जो रीय है ये होगा इसका। और 40 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अनीय। ठीक है, रमणीय जब हम बोलेंगे तो इसमें अनीय आता है, तो ये हो जाएगा अनीय। मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु, शिव या सूर्य या कामदेव। और 41 का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा 1। ठीक है, विष्णु किसका पर्यायवाची शब्द है? मुकुंद, विष्णु का। ठीक है, अर्ध स्वर है यव, ईव, उ या रीलू या री, श। ठीक है, और 42 का हमारा राइट आंसर है 1।
ठीक है, य ल अर्ध स्वर है ये। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, य और व 42 का, क्योंकि जो य और व होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन के साथ साथ अर्ध स्वर भी इन्हें कहा जाता है, और क्योंकि इनकी ध्वनि कभी भी स्वर रूप में नहीं सुनाई पड़ती है और इसकी कभी व्यंजन रूप में इसकी जो है सुनाई पड़ती है कभी कभी। ठीक है, तो इसलिए इसको अर्ध स्वर कहते हैं, कभी स्वर रूप में कभी व्यंजन रूप में। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, क्लीव, क्रम, कृषक या किसानु। ठीक है, और 43 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, क्लीव। नेक्स्ट है 44, चराचरम में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि या कर्मधारय। और हमारा 44 क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा हमारा 44 का 2। ठीक है, द्वंद्व। चरा चरम में क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, 44 में समास हो जाएगा चर और अचर में, इसमें चराचरम यानी चर और अचर द्वंद्व। नेक्स्ट है अंधाधुंध किसकी कृति है, महत्वपूर्ण कृति है ये, अंधायुग। ठीक है, अंधायुग कृषि कृति है, केदारनाथ अग्रवाल, नरेश शर्मा, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, और काफी महत्वपूर्ण ये कृति है और ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा धर्मवीर भारती। ठीक है, अंधायुग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है, बद्रीनाथ नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और 46 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 46 क्वेश्चन का आंसर 2। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है, बालकृष्ण भट्ट ने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदारपुर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, पदम सिंह। और 47 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, आचरण की सभ्यता निबंध है ये, और किसका है ये, सरदार पूर्ण सिंह का। 48 क्वेश्चन है मृगावती किसकी रचना है, उस्मान, मंझन, कुतुबन, जायसी। राइट आंसर हो जाएगा कुतुबन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी भाषा के, और पूरे क्वेश्चन जरूर देखिएगा जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं और ये है 49 क्वेश्चन है। ठीक है, 49 क्वेश्चन है और 49 का हम देखते हैं, दुल्हन गवाहू मंगलाचर, हम घर आए राजा, राम भरतार, एक किस कवि की पंक्तियां हैं। ठीक है, 49 क्वेश्चन के, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रैदास। और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें 49 क्वेश्चन में ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। ठीक है, किसकी है, ये है कबीर दास की। 49 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 2 है। ठीक है, कबीर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24, 16, 11, 13। और चौपाई जो छंद होता है उसमें मात्राएं होती हैं, कितनी होती हैं, 16 होती हैं। ठीक है, उसमें कितनी होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक, अनुप्रास, श्रेष, यमंक अलंकार। और राइट आंसर हो जाएगा यमंक अलंकार। ठीक है, 51 क्वेश्चन है। और बरछी ने एक जो है ये तेरी बरछी ने ये बर छीने हैं खलन में, ये पंक्ति जो है इसका अलंकार यमंक हो जाएगा 41 का। ठीक है, और यहाँ इनके क्या है कि बर्छी क्या होता है, एक नुकीला जो है हथियार होता है। ठीक है, बर्छी क्या होता है, एक हथियार होता है नुकीले टाइप का। और बर छीने यानी वर और यानी पतियों। ठीक है, जो पति होते हैं उन्हें वर कहा जाता है, और श्रेष्ठ योद्धा होते हैं उन्हें भी कहा जाता है। तो यहाँ अलग अलग अर्थ है। ठीक है, एक शब्द का अर्थ अलग होता है जहां पे, वहां पे क्या हो जाता है, यमंक अलंकार। ठीक है, चलिए 52 है, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उसका निदान। सेकंड है बच्चों को व्यस्त रखना। थर्ड है बच्चों को श्रेणीवार विभक्त जो है श्रेणीवार विभक्त करना। और फोर्थ है बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। और 52 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। ठीक है,
53 क्वेश्चन है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। और 53 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 हंसना। कौन सा इसमें नहीं आता है? 53 का क्या हो जाएगा? हंसना हो जाएगा। सुनना और बोलना क्या, जब हम कौशल भाषा का प्रयोग होता है तब क्या करते हैं? पहले सुनते हैं, फिर हम उसे लिखते हैं, बोलते हैं। तो ये है कौशल में तीनों चीजें आती हैं। ठीक है, सुनना आता है, बोलना आता है और लिखना आता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये चीज नहीं आती है, हंसना। हंसना इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि पहले सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना। ठीक है, पहले सुनते हैं फिर लिखते हैं। क्रम लगाने के लिए भी कई बार आ जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम जो है इसमें पहले हम सुनते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं? हम बोलते हैं, फिर हम लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये है 14 सितंबर को। ठीक है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कान का कच्चा होने का अर्थ है। ठीक है, कान का कच्चा होने का अर्थ है। और एक चीज मैं और बता दूं, ये हिंदी दिवस के बारे में थोड़ा सा। तो 14 सितंबर 1949 को ऐसा हुआ था कि संविधान का जो अनुच्छेद था 343, उसके अनुसार हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, कब? 14 सितंबर 1949। 1949 में क्या किया गया था? अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद है ये 343, यानी 343। ठीक है, तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या किया गया था? हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया था। ठीक है, राजभाषा स्वीकार किया गया, इसीलिए हर बार 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसी के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो कान का कच्चा होने का अर्थ है कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरों की बात मानना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सुनी बात पर विश्वास करना। ठीक है, क्योंकि कान का कच्चा उसे कहते हैं जो किसी की बात सुनता है और उसके बाद उस पर विश्वास आदमी कर लेता है। ठीक है, समझने की कोशिश नहीं करता है कितना सही है कितना नहीं, बस वो विश्वास कर जाता है, इसी के लिए कहते हैं वो अगला आदमी कान का कच्चा है। ठीक है, चलिए ये देखिए, इसमें 56 से 60 क्वेश्चन है। और गद्यांश पढ़ना है हमें पूरा अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद हम इसमें करते हैं क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन होंगे इसमें। मनुष्य की समस्याएं 2 प्रकार की हैं। एक समस्या शरीर की है, जिसका समाधान रोटी और वस्त्र तथा अन्य अधिभौतिक सुविधाएं मानी जा सकती हैं, किंतु सब प्रकार से सुखी मनुष्य भी दुख, वैमनस्य, रोग, शोक, जरा और मरण, ठीक है, का शिकार होता रहता है। इस समस्या का समाधान न तो रोटी और न वस्त्र और न मोटर और महल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक समस्या का क्या होता है? समाधान शरीर की है, जिसका समाधान रोटी और वस्त्र और अन्य चीजें करती हैं। प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं की ओर प्रमुख मानता था। ठीक है, इसी से उस समय अध्यात्म विद्या का सभी देशों में विकास हुआ और मनुष्य मानने लगा कि जो सत्य प्रयोगशाला को परखा नहीं जा सकता, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और सर्जरी की छुरी से छुआ नहीं जा सकता, जो चीजें वह या तो सत्य नहीं है अथवा है तो ऐसा है जिसकी ओर मनुष्य का ध्यान ही नहीं जो है देना चाहिए मनुष्य को। और विज्ञान जो जो नई विजय प्राप्त करता चला गया, त्यों त्यों अधिकाधिक मनुष्य उसके भक्त बनते गए। ठीक है, विज्ञान की आज क्या हो रहा है? विज्ञान के बिना कुछ भी नहीं माना जाता। ठीक है, और वह जिसकी ओर मनुष्य का ध्यान ही नहीं गया, और विज्ञान का क्या हुआ? जो जो विजय प्राप्त करता गया त्यों त्यों उसकी मनुष्य भक्त बनते गए, और यहाँ तक कि आध्यात्मिक वादी जो थे उनकी आवश्यकता अनुभूत होने लगी उसके बाद, और अपनी बातों को वे जहां तक संभव विज्ञान की भाषा में रखें, किंतु विज्ञान की दृष्टि से वृद्धि से भी मनुष्य की शाश्वत समस्याएं क्या है? दूर नहीं हुई हैं। ठीक है, जैसा कि आज है, आज भी मनुष्य क्या है? दुखी है, और वह जरा रोग, शोक, जरा और मरण का शिकार होता है। तथा सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले जिन सुखों की लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उन सुखों के शैल पर बैठा हुआ मनुष्य भी चंचल, विषम और अशांत है, और उतना अशांत है जितना पहले के युग में शायद ही रहा हो। यानी क्या है? आज पहले से भी अधिक अशांत मनुष्य होता जा रहा है, उसके बावजूद भी, सारी सुविधाओं के बावजूद भी, हम आप जान ही रहे हैं।
और चिंतकों पर यह प्रतिक्रिया हुई कि मनुष्य की समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है, क्योंकि विज्ञान से शरीर चाहे जितना भी सुखी हो जाए आंतरिक संतोष में वृद्धि नहीं होती है, उल्टे दिनों दिन उसकी मात्रा घटती जाती है। ठीक है, अब हम इसी के आधार पर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो 56 क्वेश्चन में देखते हैं, प्राचीन और मध्यकालीन विश्व की जीवन के विषय में चिंतन दृष्टि क्या थी? यह शारीरिक समस्याओं को प्रमुख मानता था, सभी समस्याओं के निदान के लिए विज्ञान उसके लिए जो है प्रेरित था, या शारीरिक समस्याओं से अधिक आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था, विज्ञान उसके लिए परम सत्य। प्राचीन और मध्यकालीन, ठीक है, विश्व के जीवन के विषय में चिंतन दृष्टि क्या थी? और हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर 3। वह शारीरिक समस्याओं से अधिक आध्यात्मिक समस्याओं को क्या करता था? प्रमुख मानता था। 57 है, विज्ञान का सत्य किस पर आधारित था? 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, प्रयोगशाला के परीक्षण पर आधारित था। हमने इसमें पढ़ा था अभी। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपके 4 के चारों क्वेश्चन सही हो जाएंगे। विज्ञान की सीमा क्या है? वह रोग, शोक, जरा और मरण पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, वह पूर्ण आत्मिक संतोष प्रदान नहीं कर पाता। क्या है विज्ञान की सीमा? ठीक है, और 58 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर 2। वह पूर्ण रूप से आत्मिक संतोष प्राप्त नहीं कर पाता है, उसके बावजूद भी, सारी सुविधाओं के बावजूद भी। आप सोचिए, क्या हम और आप आज के समय में संतुष्ट नहीं? भाग भरी जिंदगी इंसान की होती जा रही है सारी सुविधाओं के बावजूद भी। ठीक है, 59 क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार जिन सुखों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, आज वे सबको सुलभ हैं। दूसरा है, मानव समाज आज पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सुखी और शांत है। तीसरा है, मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है। चौथा है, विज्ञान की उन्नति से मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर हो गई हैं। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा 3। मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान क्या समझ में आया? कि विज्ञान भी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। ठीक है, 60 एंड लास्ट क्वेश्चन, विज्ञान की उन्नति से मनुष्य में किस चीज की मात्रा घटती है? आंतरिक संतोष की, शारीरिक सुख की, आर्थिक सुख की, या इन सभी की? और राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर 1, आंतरिक संतोष की। क्या है? सब कुछ होने के बावजूद भी क्या हमें नहीं मिल रहा? संतोष नहीं मिल रहा है, संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो ये है मात्रा तब भी इसकी घटती हुई प्रतीत होती है। तो हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।